हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगी जो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि यहाँ पर हम एनसीईआरटी नहीं करेंगे। ओके, एनसीईआरटी आप ऑलरेडी अपने स्कूल में भी कर लेते हो बच्चों, लेकिन आपके जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो मैं यहाँ पे कवर करूँगी। ओके। और वो मोस्टली मैं वही क्वेश्चंस लाऊंगी जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पे जो स्टार्ट करूंगी उसमें एनसीईआरटी नहीं होगी। ओके। सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगी। जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ओके। स्टिल अगर आपको लगे कि हमें इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए या हमें एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइज चाहिए या ये वाले क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ओके। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑलरेडी जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में किया, हम पहले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमने जो भी कॉन्सेप्ट लिया है उसके बाद उसके एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, फिर हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया है, फिर उसके एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं। तो वही हम आज भी करेंगे और आज हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट पार्ट जो है, कंसेप्चुअल पार्ट जो है, उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो मैं इसका वीडियो लेकर आऊंगी वो होगा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे और आपके जो नॉर्मल 2 मार्कर और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं इंक्लूड करूंगी। ओके। और आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो आप प्लीज यहाँ से इसकी प्रैक्टिस करो। ओके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इसकी प्रैक्टिस साथ साथ कर पाए। ओके। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने बच्चों ऑलरेडी जो नंबर लाइन है वो कर लिया है। इस चैप्टर का नंबर लाइन मैंने आपको नहीं करवाया है यहाँ पे। अगर आपको लगे, मतलब जिसमें आपको रूट 2 रूट 3 रिप्रेजेंट करना होता है, अगर आपको लगे कि आपको वो नंबर लाइन का वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना बच्चों। रियल नंबर्स, उनका डेसिमल एक्सपेंशन, प्रॉपर्टीज, ये हमने कर लिया है। आज हम करेंगे रैशनलाइजेशन एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। अब ये नंबर लाइन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके। बट यहाँ पर इस नंबर लाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगी, इसीलिए ये नंबर लाइन मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे एक चीज रिपीट करूंगी कि यहाँ पर ये क्या है, हमारे जो जीरो है ये हमारा होल नंबर्स हैं। जीरो के बाद जो भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं वो हमारे सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। और जीरो से पहले ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और इन सारे नंबर्स को जब आप लेते हो तो ये क्या बनते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स। ओके। और इन्हीं को हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं। ओके। क्योंकि रियल नंबर में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स जिनको हम जेड से डिनोट करते हैं, और रैशनल नंबर जिनको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर जिनको हम टी से डिनोट करते हैं, वो सब रियल नंबर में आते हैं। और रैशनल नंबर में ये तीन आते हैं। ओके। रैशनल नंबर भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं बच्चों। और आप देख सकते हो 0 और 1 के बीच में ये 1/4 और 1/2 लाई कर रहा है। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे नंबर्स लाई कर सकते हैं। ओके। और इसी तरीके से इन नंबर्स के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास एक रिजल्ट है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके। सो इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, मतलब आपके पास कोई दो नंबर्स हैं ए और बी, दोनों अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। ओके। तो उनके बीच में अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई एक रैशनल नंबर निकालो, ओके, तो वो हम कैसे निकालते हैं बच्चों। ओके। आपको ऑलरेडी पता है, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाता है कि 2 और 5 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालो, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको इसका डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं। ओके। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा जो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब ये बनेगा 20/10 और 50/10। अगर आपको इसके बीच में 5 6 7 जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं वो आप निकाल सकते हो, लेकिन 20 और 50 के बीच में। ओके। 20 और 50 हम इंक्लूड नहीं करते।
आप 21/10 ले सकते हो, 22/10 ले सकते हो, 25/10 लिख सकते हो, 49/10 ले सकते हो। कोई भी नंबर जो 20 और 50 के बीच में आते हैं, 20 और 50 आपको नहीं लेना है। ओके, तो आप जो है यहाँ पे जब बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं ना, तो हम ये मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से भी उसको निकाल सकते हो। मतलब अगर आपसे सिर्फ एक रैशनल नंबर पूछा जाता है, अगर मुझसे पूछा जाता है कि 2 और 5 के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर बताओ, तो 2 मेरा होगा बच्चों ए, बी होगा 5, और 2 + 5/2 यानी 7/2 इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर है। देखो a + b/2, ये नॉर्मली हम सिर्फ तब अप्लाई करते हैं जब हमें एक ही रैशनल नंबर निकालने को बोला जाता है। ओके, अब आपसे बोला जाता है कि रूट इर्रेशनल नंबर्स निकालो बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो ए और बी के बीच में जो इर्रेशनल नंबर्स होगा वो हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो हम यहीं डिस्कस करेंगे। रूट ए बी, मतलब जैसे बच्चों मेरे पास रूट 2 है, ये इर्रेशनल है, रूट 3 है, ये इर्रेशनल है। ओके, ये दोनों क्या है? इर्रेशनल। इनके बीच में अगर मुझे इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे? रूट 2 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और एक ही स्क्वायर रूट में रखेंगे, क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट में। तो रूट 2 × रूट 3, ये क्या आएगा आपके पास बच्चों? रूट 6। ओके, तो इसको आप कैसे लिखोगे? रूट 2 रूट 3, और ये पूरा स्क्वायर रूट जब हटाओगे तो क्या आएगा? 1/2। और अब आपके पास क्या है? आप इसको देखो बच्चों, ये रूट 2 के लिए 1/2 और इस रूट 2 के लिए 1/2, डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हो। लेकिन आपको स्टेप में बता रही हूँ आप कैसे करोगे। इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो आपको मिलेगा 1/2। अब ये बन गया है आपका रूट 6 1/2। अब इस 6 का स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये आएगा आपका 1/2 और होल पावर 1/2, जो कि आपको क्या देगा? 6 raised to power 1/4। ओके, तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपको एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि या तो आपसे रैशनल नंबर पूछा जाएगा और या इर्रेशनल। नॉर्मली इर्रेशनल पूछा जाता है तो आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हो। ओके, अब हम आगे करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। जैसे ये फर्स्ट वाला मैंने आपको ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर में बताया था कि जब आपके पास दो इर्रेशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसको हम एक ही स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, a × b। जब हम दो इर्रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम देखो उसको इस तरीके से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और एक ही रूट में भी लिख सकते हैं। ओके, अगर मेरे पास है ऐसे, तो मैं इसको ऐसे अलग करके भी लिख सकती हूँ बिकॉज ये डिविजिबल नहीं है। ओके, अब सिमिलरली जैसे मेरे पास है 6, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकती हूँ, 2 × 3, और अब ये हो जाएगा रूट 2 और ये हो जाएगा रूट 3। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास रूट a + रूट b, रूट a - रूट b। ओके, तो एक आइडेंटिटी होती है बच्चों जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे, मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? जब आप a - b करते हो और a + b करते हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है a² - b²। ओके, ये आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट नंबर है वो सेम है, जो सेकंड नंबर है वो सेम है। ओके, तो जब फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड नंबर सेम होता है और बीच में एक में प्लस है एक में माइनस है, आप देख सकते हो, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या बन जाती है? a² - b²। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मेरे पास है रूट 6 - रूट 3। यहाँ पे मैं इरेशनल नंबर का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर पाऊंगी। रूट 6 + रूट 3, तो आपको चेक करना है पहला नंबर सेम है दोनों में, रूट 6, दूसरा नंबर सेम है दोनों में, रूट 3, लेकिन एक में नेगेटिव है और एक में पॉजिटिव है। तो आपको ये आइडेंटिटी लगानी है जो कि होगी आपकी a² यानी रूट 6² - b² मीन्स रूट 3²। ओके, अब रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 6, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब आप सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेम नंबर वापस मिलता है, मीन 6।
सिमिलरली जब आप √3 को करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 3। तो 6 माइनस 3 क्या आएगा? 3। ओके। सेम प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे भी नीचे दे रखी है, लेकिन एक बार मैं इसको आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो, ये √a प्लस √b है, ये √a माइनस √b है। तो जब आप इन दोनों को करोगे, दोनों का देखो फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म सेम है, एक में प्लस है, एक में माइनस है। तो ये क्या बनेगा? a² माइनस b²। ओके। अब √a का स्क्वायर करोगे तो मतलब क्या हुआ? √a इंटू √a, तो आप सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको a मिलेगा। और √b इंटू √b मतलब आप सेम रूट को सेम रूट से कर रहे हो तो आपको b मिलेगा। इसीलिए इसका जो आंसर है वो a माइनस b है। ओके। तो आपको ये प्रॉपर्टीज जितनी भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं आपको बस इसलिए कर रही हूँ कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको करना क्या है। ओके। ओके, आपको ये आइडेंटिटीज इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ओके। सिमिलरली जब आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी है तो आप देखो दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है a, दोनों का सेकेंड टर्म सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है। ओके। तो आपको क्या करना है? a² माइनस √b²। ओके। तो a² और √b² क्या होगा? b। इसीलिए क्या बना? a² माइनस b। ओके। अब मैं आपको आगे करती हूँ बच्चों। जो सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं? देखो, आपने ये वाला प्रॉपर्टी ऑलरेडी देखा होगा। जब हम करते हैं a प्लस बी सी प्लस डी, तो हम पहले इस a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। अब a इंटू सी करोगे और फिर a को d से करोगे तो a इंटू डी, फिर b इंटू सी और फिर b इंटू डी। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है, स्क्वायर रूट में भी आपको यही करना है। पहले आप इस √a को इस पूरे ब्रैकेट से करोगे तो मतलब √a को √c से करोगे तो √ac आएगा। √a को √d से करोगे तो √ad आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ b को जब स्क्वायर रूट c से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ bc आएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ b को जब स्क्वायर रूट ऑफ d से करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ bd आएगा। ओके। और इसको करने के बाद अगर कोई लाइक टर्म्स है तो उनको आप ऐड कर सकते हो। अब हम आगे करेंगे हमारा जो नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, जो आइडेंटिटी है। ये भी बच्चों कुछ इसी तरीके से बनता है। √a प्लस √b होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो ऐसे। ओके। अब आप इस √a को ना इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इस √a को √a से करोगे तो क्या मिलेगा आपको? √a इंटू √a यानी a। जब आप इस √a को √b से करोगे तो आपको क्या मिलेगा? √ab। जब आप √b को इस पूरे ब्रैकेट से करोगे तो √b इंटू √a आपको क्या मिलेगा? ba। और √b इंटू √b आपको क्या मिलेगा? b। ओके। तो a प्लस b ये आपका यहाँ आ जाएगा, और क्योंकि ये दोनों सेम रूट है इनको आप ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 2√ab। आपने ये सीख लिया है कि आपको रूट्स को कैसे ऐड करना है। इसके आगे का जो नंबर होता है हम उसको ऐड करते हैं। तो 1 + 1 आपको क्या मिलेगा? 2√ab। ओके बच्चों। तो अब हमने ये आइडेंटिटीज कर ली हैं, अब हम आगे करेंगे यहाँ पर रेशनलाइजेशन। ओके। रेशनलाइजेशन क्या होता है बच्चों? Suppose we are given a number whose denominator is irrational, then the process of converting its denominator to a rational number by multiplying its numerator and denominator by a suitable number is called rationalization. आप लोगों को अगर याद हो तो हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने एंड में एक क्वेश्चन छोड़ा था ऐसे। ओके। और फिर उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि इसको आगे रैशनलाइजेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। ओके। तो यहाँ पर 7/√3 है। √3 डिनोमिनेटर में है, तो जब कभी भी आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम उसका जो डिनोमिनेटर में से जो इरेशनल है उसको हटाने की कोशिश करते हैं और उसी प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। उस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि आप एक सेम नंबर से ओके अपने जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करते हो एक
एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ताकि हम उस स्क्वायर रूट को वहां से हटा सकें, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन से नंबर से रैशनलाइज करना है? तो यहाँ पर आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में रूट थ्री, इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर में रूट थ्री नहीं चाहिए। ओके, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो रूट हट जाता है। तो मैं भी यहाँ पे यही करूंगी, मैं सेम नंबर रूट थ्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगी। ओके, ये हम बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट तो वन ही हुआ ना बच्चों। रूट थ्री बाई रूट थ्री एक्चुअली है तो वन ही। तो अगर आप इसको वन से मल्टीप्लाई कर भी रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका नंबर तो सेम ही रहेगा। लेकिन इससे होता क्या है कि आपका डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट हट जाता है। ओके, अब हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है। सेवन नंबर है, रूट थ्री आपका इरेशनल है, तो ये सिर्फ सेवन रूट थ्री रहेगा, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री आपको क्या देगा, थ्री। तो देखो अब डिनोमिनेटर में से आपका स्क्वायर रूट हट चुका है। ओके, इसी को बोलते हैं बच्चों रैशनलाइजेशन। और ये करना जरूरी होता है क्योंकि हम कभी भी अपने आंसर में डिनोमिनेटर को नीचे नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। ओके, अगर आपके पास कोई भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप अपने आंसर को हमेशा रैशनलाइज करके ही दोगे। ओके, अब हमारे पास आता है रैशनलाइजेशन फैक्टर। रैशनलाइजेशन फैक्टर होता है बच्चों यही जिससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है। ओके, रूट थ्री, यहाँ पे क्या है, रूट थ्री, क्योंकि मैंने सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। So if the product of two irrational numbers is rational, then each one is called the rationalizing factor of the other. Okay, यहाँ पे देखो रूट थ्री एक दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर, इसीलिए ये एक दूसरे के क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट है तो उसको बिना रैशनलाइजेशन के अपना आंसर नहीं देना है। दूसरा, अगर आपका आपसे रैशनलाइजेशन फैक्टर पूछा जाता है तो जिस नंबर से आप उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। ओके, अब मैं आपको इसके एक दो एग्जांपल्स कराऊंगी बच्चों। अब यहाँ पर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। एक मैंने ऑलरेडी आपको पीछे दिया है, एक मैं यहाँ पे ले रही हूँ बच्चों। लेट से मेरे पास है वन बाय रूट इलेवन। ओके, अब मुझे इसको रैशनलाइज करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, रूट इलेवन। तो मैंने सेम रूट से इसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी किया। मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, वन इंटू रूट इलेवन आपको क्या देगा, रूट इलेवन, और रूट इलेवन इंटू रूट इलेवन क्या देगा, इलेवन। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमने डिनोमिनेटर में से इसका स्क्वायर रूट हटा दिया है, अब हमें आंसर मिल गया है रूट इलेवन ओवर इलेवन। तो ये है बच्चों इसका आंसर। और आपसे अगर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा जाए तो वो क्या है, रूट इलेवन। ओके, अब क्या सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ही स्क्वायर रूट होगा, क्या प्लस में या माइनस में नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर, जैसे मेरे पास है यहाँ पर वन अपॉन, ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है क्योंकि नीचे रूट थ्री है। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, अब यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर प्लस माइनस में हमेशा ऑपोजिट लिया जाता है। ओके, अगर प्लस है तो आप माइनस लोगे, अगर माइनस है तो आप प्लस लोगे। जैसे आपको ये पूरा नंबर लेना है, अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रूट थ्री लेंगे और रैशनलाइज कर देंगे, तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, सपोज यहाँ पे बच्चों टू होता तो भी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट इलेवन ही रहता। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ रूट इलेवन हटाना है, हमें टू से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमें इस टू का कुछ नहीं करना है, हमारा जो स्क्वायर रूट है ना उससे हमें, उसको हमें हटाना है। लेकिन यहाँ पे आप टू नहीं हटा सकते क्योंकि ये टू प्लस रूट थ्री हो रहा है, तो आपको ये पूरा ही कंप्लीट लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको रैशनलाइज करूंगी टू माइनस रूट थ्री से और टू माइनस रूट थ्री से। ओके, सेम नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज किया जाता है। ओके, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब
सॉल्व हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे आपके पास फॉर्म बन चुकी है a प्लस बी और a माइनस बी की, जो कि हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है बच्चों यहाँ पे 2 और b क्या है √3। तो ये क्या आएगा 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या आएगा डिनोमिनेटर में 1। ओके, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। ओके, सो इस तरीके से हम इसको रेशनलाइज करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम बस क्विकली इसको जल्दी से बस रिवाइज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, a रेस टू पावर m और a रेस टू पावर n, जो कि क्या होता है a रेस टू पावर m प्लस n। मतलब अगर आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आप उनकी पावर्स को ऐड कर देते हो। ओके, 3 रेस टू पावर 2 और 3 रेस टू पावर 3, दोनों का बेस क्या है बच्चों 3, तो दोनों की पावर्स को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 यानी 3 रेस टू पावर 5। ओके, फिर है हमारे पास ए रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर n। अब बेस सेम है बच्चों, लेकिन अभी डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, इन दोनों की पावर को आप माइनस कर दोगे। जैसे मेरे पास है 5 रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू पावर 2, तो 5 और ये दोनों पावर्स माइनस हो जाएंगी, 3 माइनस 2 तो क्या आएगा 5। अब यहाँ पर ये दोनों a रेस टू पावर m एंड फिर रेस टू पावर n है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बनता है a रेस टू पावर m इंटू n। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 रेस टू पावर 3 एंड यहाँ पे है 2, तो आपको ये 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, जो कि बनेगा 2 रेस टू पावर 6। अब हमारे पास है ये वाला, यहाँ पर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो जो बेस होते हैं ना बच्चों, उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और पावर सेम रहती है। जैसे मेरे पास है यहाँ पर 2 रेस टू पावर 3 और 4 रेस टू पावर 3, तो मैं 2 इंटू 4 कर दूंगी, जो कि आएगा 8 और होल पावर हो जाएगी 3, पावर सेम रहेगी। ओके, सिमिलरली डिवीजन में है बच्चों a रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेस टू पावर m, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्योंकि दोनों का बेस जो है वो डिफरेंट है और दोनों की पावर जो है वो सेम है। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों, a बाय b रेस टू पावर m। मतलब अगर आपके पास है 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे। अब दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो आप एक ही ब्रैकेट में ऐसे लिखकर इसका पावर जो है वो एक कर दोगे। ओके, अब आपके पास है a रेज टू पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज कोई भी नंबर जिसका रेज टू पावर 0 होता है वो हमेशा 1 होता है, चाहे वो कितना ही छोटा नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास है 3 रेज टू पावर 0 तो 1 आएगा, अगर मेरे पास है 3 रेज टू पावर 0 तो भी बच्चों वो 1 ही रहेगा। अगर मेरे पास है -1 रेज टू पावर 0 तो भी वो 1 ही रहेगा। ओके, अब एक और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी बच्चों, जैसे अगर आपके पास होता है a रेज टू पावर -1, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल कर देते हो तो वो बन जाता है पॉजिटिव। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, तो आप पहले उसको पॉजिटिव बनाओगे। पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसको डिनोमिनेटर में ऐसे ले जाओ और उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ओके, आगे करेंगे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर। लेट a greater than 0 be a real number and n a positive integer। ओके, ये n जो है वो बच्चों इस तरीके से है इसके अंदर। ओके, जैसे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 2 और ये आता है 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है। अब अगर मैं इसी में स्क्वायर रूट साइन में इस तरीके से लिख दूं,
तो क्या ये अभी भी 1/2 रहेगा? नहीं, अभी ये क्यूबिक रूट बन चुका है, क्योंकि ये इसके अंदर लिखा गया है। देखो बच्चों, ध्यान रखना है, ऐसे लिखा जा रहा है या ऐसे लिखा जा रहा है। जब ऐसे लिखा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन जब इस साइन के अंदर लिखा जाता है, इसका मतलब ये इसकी पावर बन जाएगा ऐसे 1/3। ऊपर 1 ही रहेगा बच्चों, जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे अगर मेरे पास है ये इस तरीके से, तो ये बन जाएगा 2 raised to power 1/4। अगर मेरे पास है 5, तो ये फिफ्थ रूट बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे। अगर मेरे पास है 7, कुछ भी नंबर हो, वो इस तरीके से आप इसको चेंज कर दोगे। वही यहाँ पे लिखा गया है कि अगर यहाँ पे पावर, ये जो है इस साइन के अंदर जो नंबर लिखा जा रहा है वो n है, तो जब आप ये स्क्वायर रूट वाला साइन हटाते हो तो होता क्या है कि आपका ये बेस या ये आ जाता है, और ये जो नंबर है ना वो इधर आ जाता है, 1/n बन जाता है, जैसे मैंने आपको इन सारे नंबर्स में बताया। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि आप इसको किस तरीके से ऐसे लिखोगे। अब हम आगे करते हैं इसका, ये हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों। लेट a greater than 0 be a real number, let m and n be integers such that m and n have no common factors other than 1 and n is greater than 0. Okay, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज ये जो नंबर है ना बच्चों, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखना आप लोग। क्योंकि ये नंबर, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये पावर जरूर नेगेटिव हो सकती है। ओके, तो इसको कैसे लिखा जाता है बच्चों? आपके पास जो है ये जो होल पावर है ना, ओके, आपको यहाँ पे पहले एक नंबर लिख के दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे या जैसे मेरे पास है बच्चों, यहाँ पे है मेरे पास 4, और ये है 3, और ये है 5। ओके, तो मैं क्या कर सकती हूँ, पहले मैं ये जो 4 है इसको मुझे पता है कैसे हटाना है, मैं 3 लिखूंगी और ये मुझे मिल जाएगा 1/4। और ये जो होल पावर है ना, ये 5 ऐसे रहती है। अब जब आप 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बन जाता है 3/5/4। ओके, तो हुआ क्या, ये जो m होता है ना, ये देखो, ये जो m है, ये आपका m है, ये आपका n है। ओके, देखो यहाँ पे दे रखा है a raised to power m/n। ओके, तो आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी जा सकते हो, आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी आ सकते हो। ये तीनों फॉर्म्स इक्वल हैं। आपको इसको कैसे जो है अरेंज करना है वो मैं एक बार दोबारा बताती हूँ यहाँ पर बच्चों। अगर मेरे पास है 3/5/4, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। 2 3/4 है। ओके, तो इसको ऐसे कैसे लिखा जाएगा? आप ये जो 4 है ना, ये जो डिनोमिनेटर वाला है उसको इस साइन के अंदर लिखो, 2 को यहाँ लिखो और ये होल पावर 3 कर दो। ओके, और यहाँ से वापस जाना है तो वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है कैसे करना है। ओके, अब हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 4 लिखूं और मैं यहाँ पे ऐसे 3 लिखूं। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो देखो मुझे कैसे मिलेगा। ये 3 है ऑलरेडी, और ये 4 क्या बन जाएगा, 1/4। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2 3/4। देखो, ये और ये सेम मिला कि नहीं मिला आपको? ओके, तो ये बस एक इसको लिखने का तरीका है जो आपको आना चाहिए समझ में, कि आपको कैसे इसको लिखना है। ओके, तो अब हम बच्चों इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल्स जो हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने एनसीईआरटी में से ही लिए हैं। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको फाइंड करना है, 64 raised to the power 1/2। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 64 to the power ½ तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होता है, मैंने इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस जो है इंक्लूड नहीं किए हैं बच्चों, ये पावर वाले क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर ये जो बेस है आपका वो क्या है, 64। ओके, देखो ये है आपका 64 और ये है हाफ, ये क्या होता है, बेस, और ये क्या है इसकी पावर।
आपको क्या करना है, इसकी पावर में डिनोमिनेटर को चेक करना है। इसकी पावर में जो डिनोमिनेटर है वो है 2। तो आपको इस बेस को 2 पावर में कन्वर्ट करना है। जो भी डिनोमिनेटर में होगा आपको अपने बेस को उसी पावर में कन्वर्ट करना है। मतलब जैसे जब आप 4 क्यूब करते हो तो भी आपको क्या मिलता है, 64। मतलब 4 टाइम्स 4 16, 16 टाइम्स 4 64। लेकिन जब आप 8 स्क्वायर करते हो तो 8 इंटू 8 तो भी आपको 64 मिलता है। तो आपको कौन सा लेना चाहिए, जो आपको ये डिनोमिनेटर देगा। ये डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 2। तो ये हमें इसका जो पावर है 2 देगा। तो हमें यहाँ पे क्या लेना चाहिए, 8 2 टू द पावर हाफ। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इसका 8 आंसर है। ओके। सेकेंड, 32 टू द पावर 1/5। तो अब 32 है हमारे पास और इसके बेस में हमारे पास 32 है, उसकी पावर में हमारे पास क्या है, ये 5। ओके। अब इस 5 को हमें जो हमारा 32 बेस है ना, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, 5 पावर में। तो आप चाहो तो इसके फैक्टर्स बना सकते हो, वरना 2 टू द पावर 5 आपको ये मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। ओके। अब ये 2 से जाएगा 8, देन अगेन 2 से जाएगा 4, देन अगेन 2 से जाएगा एंड देन अगेन 2 से जाएगा। तो 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 5 टाइम्स। तो ये क्या आएगा, 2 टू द पावर 5 एंड होल पावर 1/5। तो अब ये क्या होगा, ये 5 से 5 कैंसिल होगा, आपके पास आएगा 2 टू द पावर 1 और वो क्या होगा बच्चों, 2। ओके। थर्ड करेंगे। अब है 125 1/3। तो यहाँ पे अब हमारे पास बेस 125 है और जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। तो हमें हमारे बेस को 3 पावर में कन्वर्ट करना है। तो 5 क्यूब जो होता है ना बच्चों, वो 25 होता है। मतलब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। तो अब इसकी पावर 3 ऐसे लिख सकते हो। और अब आप इसको ऐसे शो करो, 3 से 3 कैंसिल और ये आएगा 5। ओके। नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 9 3/2। ओके। तो आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब और फिर हाफ कर दो। ओके। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 9 हाफ और फिर क्यूब कर दो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ मत करो, आप सिर्फ डिनोमिनेटर देखो इसका क्या है। ओके। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है बच्चों, 2। और हमारा बेस क्या है, 9। तो अपने बेस को 2 की पावर में कन्वर्ट करो, दैट्स इट। 9 क्या है, 3 स्क्वायर। ओके। और अब होल पावर क्या है इसकी, 3/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 क्यूब्ड। मतलब 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 3 27। 3 बार आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड, सिमिलरली 32 और पावर है 2/5। तो यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, 5। तो हमें पता है क्या करना है, हमें हमारे बेस को 5 पावर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टू द पावर 5 और होल पावर है 2/5। 5 से 5 कैंसिल होगा बच्चों, आपके पास आएगा 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर क्या होता है, 4। अब थर्ड है हमारे पास 16 3/4। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है बच्चों, 4। तो हमें हमारा जो बेस है ना 16, उसको 4 पावर में कन्वर्ट करना है, जो हम कैसे कर सकते हैं, 2। क्योंकि 4 इंटू 4 भी 16 होता है बच्चों, लेकिन जब आप 2 टू द पावर 4 करोगे तो आपको 16 मिलेगा। ओके। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 से 4 कैंसिल और अब आपके पास आएगा 2 क्यूब्ड। 2 क्यूब का मतलब है कि 2 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 8। फोर्थ करेंगे बच्चों। फोर्थ क्या है हमारे पास, 125 और माइनस 1/3। अब यहाँ पे हमारा बेस क्या है, 125, डिनोमिनेटर क्या है, 3। तो आपको अपने बेस को 3 पावर में कन्वर्ट करना है, जो कि हमने ऑलरेडी भी पीछे किया है, 5 क्यूब्ड। अभी 3 से 3 कैंसिल करो, आपके पास आएगा 5 टू द पावर -1। तो हमें अपना आंसर हमेशा पॉजिटिव पावर में देना चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ये 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और अब इसकी पावर जो है ना वो 1 ही है, लेकिन अभी वो पॉजिटिव हो चुकी है। ओके। तो अब हमने इसके एग्जाम्पल्स कर लिए हैं बच्चों, और आज हमने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ओके। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, उसके बाद ही उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना।
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो बच्चों, ताकि वो भी ये साथ-साथ स्टडी कर पाएँ। ओके? अब हम इसको आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। सो थैंक यू।